हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की टॉपिक है और हम क्या कर रहे हैं कि हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली थी। ये आपका 3rd और 4th यूनिट हमने अभी के लिए स्विच किया है और हम आपको कंप्लीट कराएंगे आपकी यूनिट 5। ये टॉपिक मतलब ये यूनिट जो है वो छोटा है, इसमें आपको 3 से 4 लेक्चर्स मिलेंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले ये जो छोटी छोटी यूनिट है इसको कवर करके आपका सिलेबस हम मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद फिर हम आपके जो है 3rd और 4th यूनिट को भी डेफिनेटली कंप्लीट करवा देंगे। तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये नया टॉपिक कहाँ से आ गया। ये जो आपका टॉपिक है ये आपके 5th यूनिट का है। उसमें आपको पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक मशरूम कल्टीवेशन। फिगर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम आज किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं मशरूम की खेती के बारे में। मशरूम सबको पता है, बहुत लोगों का ये बहुत फेवरेट होता है। घर पे लड़ाई कर करके मशरूम की सब्जी खानी होती है और बहुत लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद होता है। लेकिन मशरूम जो है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मशरूम जो है ये एक प्रकार का क्या है, फंगस की फ्रूटिंग बॉडी है। आपने फंगस हमको पढ़ना है आपकी 4th यूनिट में। तो जो फंगस होता है उसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। अब ये फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरह आप समझ सकते हैं। जैसे प्लांट में फ्लावर होता है उसी तरीके से एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसके की रिप्रोडक्शन करते हैं मशरूम। तो ये एक प्रकार का फंगस है, मतलब कि आप जो खाते हैं वो एक प्रकार का कवक है। फंगस को हिंदी में क्या कहते हैं, कवक है। कवक की क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडी है। ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। आपको नॉर्मली अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ थोड़ी खाली स्पेस है, थोड़ा मॉइस्चर है, जहाँ पे थोड़े कूड़े उड़े मतलब जो ह्यूमस वगैरह है, जैसे कोई खाद वाद फेंकी है, पत्तियाँ पेड़ की गिरी हैं, सड़ रही हैं, तो वहाँ पे बरसात के टाइम में आपको इस तरीके से कुछ फंगस देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे छतरी जैसे दिखते हैं, कभी ऐसे गोले गोले दिखते हैं, तो उसको मशरूम है, वो सारी मशरूम है। मशरूम की बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ पाई जाती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 7000 वेराइटी जो है मशरूम की हमारे मतलब कि वर्ल्ड में पाई जाती हैं। लेकिन उसमें से सिर्फ 100 अप्रॉक्सीमेटली 100 ऐसी वेराइटियाँ होती हैं जिसे हम खा सकते हैं। बाकी क्या सारे क्या हैं, वो एडिबल नहीं होते, वो पॉइजनस भी हो सकते हैं या फिर वो खाने योग्य नहीं होते। उसमें से जो 100 स्पीसीज है वो जो है उसमें से कुछ जो जिनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, जिनकी ग्रोथ अच्छी है, इन सब हिसाब से कुछ स्पीसीज का कल्टीवेशन कराया जाता है। और उन्हीं स्पीसीज की कल्टीवेशन की क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे हम इसका कल्टीवेशन करते हैं, हमारे लिए बेनिफिट क्या है, मशरूम में क्या ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि इतने सारे कवक हैं उसमें से हम लोग मशरूम का कल्टीवेशन करते हैं फॉर द फूड। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और फंगस जो आप हम बात कर रहे हैं, फंगस का एक ग्रुप होता है, उसको कहते हैं एस्कोमाइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना, और एक ग्रुप होता है बेसिडियोमाइकोटीना। फंगस के 2 ग्रुप होते हैं, एस्कोमाइकोटीना और बेसिडियोमाइकोटीना। तो मेनली जो हमारा मेनली जो हमारा मशरूम ऑब्टेन होता है हमको, वो बेसिडियोमाइकोटीना से ही हमको ऑब्टेन होता है। कुछ एस्कोमाइकोटीना भी मशरूम मतलब कि बनाते हैं। ठीक है, इतनी बातें बेसिक चीज़ें पता चली कि मशरूम क्या होता है। वही मशरूम जिसको खाने के लिए हम लोग लड़ाई करते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा स्पीसीज होती है, बहुत ज़्यादा इसकी वैरायटीज़ हमको देखने को मिलती है, लेकिन कुछ वैरायटी ही जो है खाने योग्य होती है। तो कोई भी मशरूम को वो खेत में या फिर जो कहीं पे भी उगा हुआ मशरूम उठा के खाने में बना के कि मशरूम फ्री में मिल गया नहीं खाएगा, क्योंकि हो सकता है वो पॉइजनस भी हो। तो जो कल्टिवेटेड स्पीसीज होती है, जो खाने योग्य स्पीसीज होती है, उन्हीं का यूज़ एज अ फूड किया जाता है। इनके अंदर जो प्रोटीन वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है। हम लोग अगर आपसे कोई पूछे कि वाई वी कल्टीवेट मशरूम, हमको पढ़ना क्या है, मशरूम कल्टीवेशन। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आखिर आपको मशरूम कल्टीवेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है। मशरूम कल्टीवेशन एक ऐसी प्रकार की कल्टीवेशन है जिसके लिए बहुत ज़्यादा नो नीड मच सॉइल, मच फील्ड या ग्राउंड। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फील्ड या बहुत ज़्यादा ग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इसकी जो कल्टीवेशन होती है, मान लीजिए इस तरीके से एक हवादार घर बना दिया जाता है, मतलब हवादार ऐसा घर बना देते हैं जिसमें हम अपने हिसाब से टेम्परेचर वगैरह को रेगुलेट कर सके, कब हवा अंदर पास करानी है, कब नहीं पास करानी है, इन सारी चीज़ों का रेगुलेशन हमारे टाइप से हो। इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर हो और मतलब जो अंधेरा हो, क्योंकि फंगस की ग्रोथ के लिए डार्कनेस, मतलब कि फंगस क्या होते हैं, जो आपके फंगस होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं।
हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या, कि ऐसे फंगस जो कि अपना न्यूट्रिशन जो है खुद से नहीं बना पाते, अपने न्यूट्रिशन के लिए वो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। तो फंगस हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, तो इनको नो नीड ऑफ सनलाइट, इनको अपने ग्रोथ के लिए सनलाइट की ऐसे कोई प्रॉपर यूज जो है वो नहीं होती है। तो ये ग्रो कहाँ करते हैं, ग्रो करते हैं डार्कनेस में, ग्रो एट डार्कनेस, अंधेरे कमरे में ग्रो करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से रैक्स बने होते हैं, इस तरीके से जो है रैक्स बने होते हैं, और इस रैक्स पे इस तरीके से बोरे में या फिर प्लास्टिक के बड़े बड़े पॉलीथीन्स में कंपोस्ट रखा जाता है और उसके अंदर जो है फंगस को ग्रो किया जाता है, और यहाँ पे हम अपने मशरूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात क्या है कि फर्टाइल सॉइल फील्ड की जरूरत नहीं पड़ती। पहली बात तो ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती, और दूसरी बात क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप जिस खेती में या जिस जमीन पर उसकी खेती कर रहे हैं वो उपजाऊ हो। ऐसी जमीन का भी आप यूज कर सकते हैं जिसकी उपजाऊ क्षमता कम है, क्योंकि आपको जो कंपोस्ट देना है वो तो आपको मतलब कि बना के कंपोस्ट बोरे में भर भर के देना, जमीन से तो डायरेक्ट वो न्यूट्रिशन लेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक छोटे जो लेवल के किसान होते हैं या जिनके पास खेती नहीं होती, या ऐसे इलाके के लोग जिनके पास उपजाऊ खेती नहीं होती, वो भी आज मशरूम की कल्टीवेशन अगर करना चाहे या कर रहे हैं बहुत लोग, तो उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिट मिल रहा है। ये यूनिट या ये टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड करने का ये मोटिव है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मशरूम कल्टीवेशन के बारे में हो, और आगे चल के अगर आपको रोजगार की तरीके से इस कल्टीवेशन को या इस फील्ड को अपनाना हो तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में हो, आप सोच सके कि क्या मतलब कि अगर इन फ्यूचर आप ये करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरीके से मशरूम कल्टीवेशन के बारे में दिया है। थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं मशरूम कल्टीवेशन या फिर एडिबल फंगी, ऐसे फंगी जिसका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो क्या दिया है, मशरूम आर द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ हायर फंगी। जो आपकी एस्कोमाइकोटिना या जो बेसिडियोमाइकोटिना, मेनली बेसिडियोमाइकोटिना, वो क्या है, सबसे हायर फंगी है। तो हायर फंगी में इसका हम मतलब कि इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है मेनली मेंबर ऑफ द बेसिडियोमाइसिटीज। जो बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं वही जो है मेनली मशरूम का फॉर्मेशन करते हैं, या फ्रूटिंग बॉडी उन्हीं में मशरूम बनती है। फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड मशरूम, इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ये उसको कहते हैं मशरूम। देखिए इनकी लाइफ साइकिल का ये एक बस फेज है, जैसे हमारी लाइफ साइकिल का वेजिटेटिव फेज है और रिप्रोडक्टिव फेज है। प्लांट की बॉडी का एक वेजिटेटिव फेज है और फ्लावर जब बनता है तो वो उसका रिप्रोडक्टिव फेज है। उसी तरीके से मशरूम का ये रिप्रोडक्टिव फेज है। नॉर्मल वो माइसीलियम के फॉर्म में इस तरीके से धागे नुमा संरचना जो है इनकी ग्रोथ होती है, और एक स्टेप जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो दिया है कि मशरूम है सम एक्टिनोमाइसिटीज ऑल्सो ग्रिप मशरूम, कुछ एक्टिनोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं वहां से भी मशरूम मिलते हैं। 7000 स्पीसीज ऑफ मशरूम फाउंड वेयर इज ओनली 100 स्पीसीज आर एडिबल। 7000 से भी ज़्यादा स्पीसीज मशरूम की पाई जाती हैं, उसमें से सिर्फ 100 स्पीसीज ऐसी होती है जिनका यूज़ हम एज अ फूड कर सकते हैं। पहले के टाइम से जो रोमन्स थे, जो ग्रीक्स थे, वो लोग भी मशरूम को एज अ फूड यूज़ करते थे। सोचिए कितने पहले से ही ये हम खा सकते हैं, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू हाई है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। ये इसका कल्टीवेशन नहीं कराते थे, तब लोग कम थे, खाली स्पेस ज़्यादा था, तो बहुत जो है कि मशरूम उनको नेचुरल हैबिटाट से ये जाके कलेक्ट करते थे। जैसे जंगल से जाके हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स या कुछ ऐसा कलेक्ट करते हैं, उसका कल्टीवेशन नहीं करते, उसी तरीके से नेचुरल हैबिटाट से जाके इसका कल्टीवेशन करते थे। और इसको कहते थे कि ये गॉड्स का फूड है, मतलब ये ऐसा फूड है जो भगवान द्वारा खाया जाता है। इसकी इतनी ज़्यादा मार्केट में डिमांड थी, या फिर इतनी ज़्यादा इसकी उस टाइम वैल्यू थी कि इस भोजन को भगवान के भोजन से इक्वल माना गया था, क्योंकि इसकी प्रोटीन वैल्यू काफ़ी हाई थी। दिया क्या है, डेट बैक 3000 BC, 3000 BC पहले मशरूम यूज एज अ फूड, मशरूम का यूज किया जाता था एज अ फूड। ग्रीक रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन में जो ग्रीक सभ्यता थी, जो रोमन सभ्यता थी, एंड इट्स कॉल्ड गॉड्स फूड, इट्स को क्या कहा जाता था कि ये भगवान का खाना है, इस भोजन को देवताएं यूज करते हैं, वो उनका भोजन है। कलेक्ट मशरूम फ्रॉम दियर नेचुरल हैबिटाट, और ये मशरूम फाइंड आउट कहाँ से करते थे, इनके नेचुरल हैबिटाट से इसको कलेक्ट करते थे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी क्या है, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द मशरूम। अब मशरूम को गॉड फूड अगर कहा गया है, इसका यूज इतना पहले से किया जाता है, इतने ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन अगर की जा रही है, मशरूम कल्टीवेशन की कंडीशन इस टाइम ये है कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि किसान कितना भी कल्टीवेट करते जाते हैं, इसकी डिमांड इतना ज़्यादा है कि आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ये एक बहुत अच्छा इकोनॉमिकली अगर आप कल्टीवेशन इसका करते हैं तो आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट्स हो सकता है। इन फ्यूचर अगर आप चाहें तो आप इस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। क्या दिया है,
मशरूम आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए वेजिटेबल प्रोटीन की तरह ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो आपके दाल, पल्सेस, इन सब में जो प्रोटीन होता है उससे ज़्यादा होता है। माना जाता है कि 51% जो होता है आपका पूरा फ्रूटिंग बॉडी, उसका 51% आपका क्या होता है, उसमें प्रोटीन होता है। क्या दिया है, अमाउंट ऑफ प्रोटीन हायर इन मशरूम देन सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, पल्सेस हो, सीरियल्स हो, इन सब से जो न्यूट्रिशन, इन सब से ज़्यादा अमाउंट जो है वो प्रोटीन का किससे पाया जाता है, मशरूम में। मशरूम कंटेन ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड लाइसिन आर ऑल्सो इन अ गुड अमाउंट। जो सारे अमाइनो एसिड्स है, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल होते हैं और कुछ एसेंशियल होते हैं। अगर आप अमाइनो एसिड, देखिए मेरा क्या है कि मैं आपको अमाइनो एसिड अगर टर्म यूज़ कर रही हूँ तो उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊंगी। इससे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन आपकी इधर उधर की बेसिक जो नॉलेज है वो क्लियर हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड अगर हम देखें कि उनकी एसेंशियलिटी के हिसाब से वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक है नॉन एसेंशियल एसेंशियल अमाइनो एसिड और दूसरा क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल और एसेंशियल। नॉन एसेंशियल क्या है, सिंथेसाइज इन बॉडी, मतलब ऐसे अमाइनो एसिड जिनका सिंथेसिस आपकी बॉडी में हो जाता है, मतलब आपने कुछ न्यूट्रिशन लिया उससे उसका सिंथेसिस आपकी बॉडी में हो जाता है, तो उसकी ज़रूरत आपको बाहर से लेने की नहीं पड़ती, इसलिए इसका नाम है नॉन एसेंशियल। मतलब इसका एसेंशियल, इसकी ज़रूरत आपको बाहर से अपटेक करने की नहीं होती है, बॉडी इसको खुद मैन्युफैक्चर कर लेती है। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। अगर बॉडी इसका सिंथेसिस नहीं कर सकती तो इसका मतलब कि ये हमको लेना एसेंशियल है। इस अमाइनो एसिड की अगर जरूरत पड़ेगी तो हमको इसको बाहर से अपटेक करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपटेक नहीं करेंगे तो वो काम नहीं होगा। तो ऐसे अमाइनो एसिड को कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो लाइसिन एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है और लाइसिन का जो एक अमाउंट है, गुड अमाउंट जो है, वो आपको मशरूम से ऑब्टेन होता है। बाकी अदर भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको मशरूम से मिलते हैं। दूसरा क्या है, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। आपकी बॉडी के लिए बहुत सारे मिनरल्स आपको चाहिए होते हैं, बॉडी के सर्वाइवल के लिए मिनरल्स होना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मिनरल्स है जैसे कि कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया। तो फॉस्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सारे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि आपकी बॉडी के सिग्नलिंग के लिए, आपकी बॉडी में अदर फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी अच्छी क्वांटिटी, इन मिनरल्स की अच्छी क्वांटिटी आपको मशरूम से ऑब्टेन हो सकती है। इसके अंदर फोलिक एसिड प्रेजेंट है जो कि एक गुड सोर्स है आयरन का। बहुत सारे लोगों को आज आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, मेनली फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी, आरबीसी का नंबर कम हो जा रहा है जिससे उनके मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम हो रही है। और भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि उनके अंदर ऑक्सीजन कैरी करने के लिए जो हीमोग्लोबिन है उसकी संख्या कम हो जा रही है। तो क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में जो है आयरन की कमी है। आयरन हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में फैलाता है। तो जब आयरन ही नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो बॉडी के सारे पार्ट तक ऑक्सीजन नहीं जाएंगे। तो फोलिक एसिड जो है वो इसमें पाया जाता है जो कि एक गुड सोर्स है आयरन का। मतलब कि जिनको आयरन डेफिशिएंसी है उनको अगर वो मशरूम खाते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। आगे क्या है, दे कंटेन विटामिन बी, सी, डी, के। इसके अंदर विटामिन बी, सी, डी, के पाए जाते हैं और ये चारों जो विटामिन है वो इस फॉर्म में होते हैं कि जब हम इनको फ्रीज करते हैं, इनको जब हम आइसोलेटेड, मतलब इनको जब हम कैनिंग करते हैं या फिर इनको फ्रीजिंग, ड्राइंग जो भी करते हैं, तो ये जो विटामिन है ये खराब नहीं होते। इस फॉर्म में मशरूम में ये सारे विटामिन प्रेजेंट होते हैं। वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फैट एंड स्टार्च। इसके अंदर प्रोटीन तो ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, लेकिन फैट और स्टार्च ये कम है। फैट और स्टार्च कम है, इसके लिए ये जो डायबिटिक पेशेंट है जिनको मतलब जिनका ग्लूकोज लेवल हमेशा बढ़ा रहता है उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन के लिए फैट मिल जाएगा। मतलब फैट का अमाउंट कम रहेगा, स्टार्च का अमाउंट कम रहेगा, ज़्यादा क्या रहेगा, प्रोटीन। जो डाइटिशियंस होते हैं वो मशरूम खाने के लिए एडवाइस करते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन वैल्यू हाई है, फैट और स्टार्च की वैल्यू कम है। जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उनके लिए मशरूम काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, फैट और स्टार्च कम है।
आगे देखते हैं, मशरूम इज गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि ये अच्छा माना जाता है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। इट हेल्प टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर कैसे रिड्यूस हो सकता है? देखिए आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, मान लीजिए कि ये इधर आ जाओ और आप इरेज हो जाओ। अब अगर मान लीजिए कि ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और ये इसका हमने इसको कट करके निकाल लिया है और यहाँ से जो है ब्लड फ्लो हो रहा था। अब इसकी जो वॉल्व है, अगर मान लीजिए इसकी वॉल्व है और इसको इतना दूर तक फैट डिपॉजिट हो जाता है, ऐसे फैट डिपॉजिट हो जाता है, इस नली में इस तरीके से फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर फैट डिपॉजिट हो जाता है तो ब्लड को पास करने के लिए जो स्पेस है वो बहुत कम हो जाएगा। ब्लड पहले इतनी दूरी से जा रहा था, अब जो है इतनी दूर तक जो है फैट डिपॉजिट हो गया। जब इतनी दूरी तक फैट डिपॉजिट हो गया तो ब्लड सिर्फ इतनी दूर से ही तो जाएगा, और जब जाने के लिए जगह कम होगा तो वो काफ़ी प्रेशर से जाएगा। जैसे आप किसी, मान लीजिए किसी नल में कोई मोटी सी पाइप लगाते हैं तो उससे जो पानी की स्पीड होती है, मतलब पानी तो उतना जाएगा लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है। लेकिन अगर उसी नल में आप बहुत पतली सी पाइप लगाते हैं तो उससे जो पानी जाएगा उसकी स्पीड बहुत फास्ट होगी। तो क्या होता है कि नॉर्मली लिपिड वगैरह यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, फैट वगैरह कम हो, तो बॉडी इस फैट, जो जमा हुआ फैट है, इसको रिमूव करती रहती है। और अगर ये फैट रिमूव हो जाएगा तो आपकी ब्लड वेसल्स फिर से खुल जाएंगी, और अगर खुल जाएंगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप मशरूम खाते हैं तो आप जो है ब्लड प्रेशर जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, कॉन्स्टिपेशंस, ये सारी चीज़ों के लिए, मतलब इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मशरूम एक बेटर ऑप्शन है। यूज एज अ डिकम्पोजर इन नेचर। जो मशरूम होते हैं वो एक फंगस होते हैं, फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है उसको डिकम्पोज करके अपना भोजन लेते हैं। तो ये डिकम्पोजर की तरह यूज करते हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट वाली सब्जी वब्जी का छिलका उलका फेंका है, पत्ती सड़ के गिरी हुई, तो उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं, टाइप ऑफ मशरूम कल्टिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ the substrate that it used, मतलब कि वो कहाँ पे ग्रो हो रहे हैं इसके हिसाब से अगर हम देखें कि टाइप ऑफ मशरूम कितने प्रकार के होते हैं, मशरूम का कल्टीवेशन कितने प्रकार का होता है, तो ऐसे में मशरूम का कल्टीवेशन करने के जो 5 डिफरेंट मेथड है। क्या दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंपोस्ट यूज फॉर द कल्टीवेशन द मशरूम इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप। किस प्रकार की जगह पे या किस प्रकार के कंपोस्ट में वो ग्रो हो रहा है उसके हिसाब से मशरूम जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, ग्रो ऑन फ्रेश रेसिड्यू, जो अभी तभी मान लीजिए पेड़ से पत्ती गिरी है उसी रेसिड्यू पे जो ग्रो होते हैं। दूसरा क्या है, मशरूम दैट ग्रो ऑन वनली पार्शियली डिकम्पोज प्लांट रेसिड्यू, वो मशरूम जो कि पार्शियली डिकम्पोज रेसिड्यू पे ग्रो होते हैं, मतलब प्लांट की पत्ती गिरी अभी थोड़ा थोड़ा डिकम्पोज होना स्टार्ट हुई है, उस टाइम पे जो ग्रो होते हैं, उस टाइम का न्यूट्रिशन जो यूज करते हैं उनको कहते हैं पार्शियली यूज्ड। उसके बाद दिया है मशरूम ग्रो ऑन वेल कंपोज्ड प्लांट रेसिड्यू, वो मशरूम जो वेल डेवलप्ड प्लांट रेसिड्यू, मतलब कि वेल कंपोज्ड प्लांट रेसिड्यू पे ग्रो होते हैं, मतलब जो पत्ती गिरी थी वो अच्छी तरीके से रेसिड्यू हो गई, अच्छी तरीके से उसका जो है कि डिकम्पोजिशन हो गया, उसके बाद उस पर ग्रो होंगी। ग्रो ऑन सॉइल और ह्यूमस, जो सॉइल जैसे ह्यूमस होता है, जैसे कि किसी एनिमल का जो वेस्ट है या फिर एनिमल की डेड बॉडी जो है उन सब पे जो ग्रो होता है उसको कहते हैं सॉइल एंड ह्यूमस पे ग्रो होने वाले। लास्ट में क्या है, माइकोराइजल मशरूम। माइकोराइजल मशरूम क्या होता है, माइकोराइजा आपको इसके बाद पढ़ना है, इसके बाद आपको लाइकेन पढ़ना है, लाइकेन के बाद माइकोराइजा पढ़ना है। तो माइकोराइजा क्या होता है, ये मान लीजिए कोई प्लांट है और इसकी ये रूट है और यहाँ पे हमारा फंगस है। तो इस फंगस की जो इसके मतलब इसके जो राइजोइड्स होते हैं, इसमें रूट्स तो वेल डेवलप होता है, इसके जो राइजोइड्स होते हैं ये इस रूट के साथ एसोसिएशन करते हैं और प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं और प्लांट को मिनरल प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो माइकोराइजल एसोसिएशन बना के मशरूम ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद क्या दिया है, मशरूम इज द गुड सोर्स फॉर इकोनॉमिकली इनकम। यह इकोनॉमिकली इनकम का बहुत अच्छा सोर्स होता है फॉर दोज पीपुल, उन लोगों के लिए हु हैज लेस स्पेस फॉर कल्टीवेशन, जिनके पास खेती करने के लिए कम जगह होती है, बहुत बड़ी खेती होती है, जो छोटे किसान होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और क्या है, जिनके पास फर्टाइल सॉइल नहीं है, अनफर्टाइल सॉइल में जो कल्टीवेशन कराते हैं, अगर मान लीजिए
लीजिए आपकी सॉइल में फर्टिलिटी कम है और आप गेहूं की खेती करते हैं तो आपको गेहूं बहुत कम मिलेगा, या फिर कोई भी अगर कल्टीवेशन कराते हैं तो आपको बहुत कम बेनिफिट मिलेगा या बहुत कम आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। लेकिन इसके लिए किसी भी फर्टाइल सॉइल की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये काफ़ी अच्छा जो है कि ऑप्शन है। क्या दिया, कल्टीवेशन ऑफ मशरूम डज नॉट नीड मोर स्पेस एंड फर्टाइल सॉइल। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा ना तो स्पेस की जरूरत होती है, ना तो बहुत ज़्यादा हमको फर्टाइल सॉइल की होती है। अब दिया है कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है अगर आपको कल्टीवेशन करना है मशरूम का। तो अगर आपको मशरूम का कल्टीवेशन करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई फंगस ग्रो करता है तो उसको लाइट नहीं चाहिए होती, क्योंकि वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। ये बात मैंने आपको कई बार बता दी। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, मशरूम और हेट्रोट्रॉफिक। मशरूम क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं बिकॉज क्योंकि इट लेक क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। देखिए पहले क्या हुआ था कि जब क्लासिफिकेशन किया गया था तो फंगस के पास भी सेल वॉल था, प्लांट के पास भी सेल वॉल था, इसलिए दोनों को सेम ग्रुप में रखा गया था। लेकिन बाद में फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं था, ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते थे, इसलिए फंगस को जो है फंगाई किंगडम में रख दिया गया और प्लांट को प्लांटी। तो इस तरीके से इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर दियर ग्रोथ। इनको सनलाइट जो है बहुत नेसेसरी नहीं होता है इनकी ग्रोथ के लिए, डार्कनेस में ग्रो करते हैं, मॉइस्चर में ग्रो करते हैं। तो इनके लाइफ साइकिल के कंप्लीट करने के लिए मेन क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए, एक सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, एक सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। मेनली क्या होता है 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनको टेम्परेचर चाहिए होता है इनके कल्टीवेशन के लिए। तो अलग अलग प्रांत में अगर आप खेती कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे यूपी में कर रहे हैं, एमपी में कर रहे हैं, जो हमारे साइड के एरिया है, तो यहाँ पे अगर आपको कल्टीवेशन करना है तो आप वो वाला टाइम पीरियड लोगे जब आपका जो है कि ये आपको इन्वायरमेंट में लगभग ऐसा टेम्परेचर देखने को मिले। ये टेम्परेचर हम लोग को कब देखने को मिलता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग इस सितंबर अगस्त तक ये टेम्परेचर हमको अप्रॉक्सीमेटली दिखता है। कहीं पे फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन 30 to 35, 34 इस तरीके से टेम्परेचर अगर चलता है तो यहाँ पे मशरूम की कल्टीवेशन हो सकती है। जो मशरूम की कल्टीवेशन होती है उसमें हीटर वगैरह लगे होते हैं, मॉइस्चर को या टेम्परेचर को उस रूम में कंट्रोल करने के लिए कुछ उपकरण का भी यूज़ किया जाता है। लेकिन आपका इन्वायरमेंट का भी जो टेम्परेचर है उसको ध्यान में रख के आप सीडलिंग लगाएंगे कि इतने दिन में अगर लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है तो इस टाइम टेम्परेचर इतना रहेगा तो हमको जो है बेटर से बेटर प्रोडक्टिविटी मिलेगी। आप एक साल में कई बार कल्टीवेशन कर सकते हैं, मतलब इनका लाइफ साइकिल जो मोस्टली 1 मंथ से 1.5 मंथ तक होता है। तो इस तरीके से आप एक साल में कई बार अपने प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या है कि आपके पास टेम्परेचर सुटेबल होना चाहिए, गुड कंपोस्ट होना चाहिए, मतलब आप जिस कंपोस्ट में इसको ग्रो करें, जो आप इसे ऑर्गेनिक मैटर एज अ ग्रोथ फैक्टर की तरह दे रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसमें कोई भी फंगस, मतलब उसमें कोई भी अदर फंगस नहीं होने चाहिए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को पूरा ध्यान दिया जाता है, मतलब अच्छी क्वालिटी के आपको कंपोस्ट यूज करने हैं। तीसरा कहते हैं गुड क्वालिटी ऑफ स्वान, मतलब कि आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जो बोवत है वो काटत है, जो आप लगाएंगे वही तो मिलेगा। तो आपको जो क्वालिटी रखनी है अपनी मशरूम की वो बहुत अच्छी रखनी है, जो क्वालिटी रखनी है वो बहुत अच्छी रखनी है। ऐसे भी था एक ना कि बोवत है नीम तो आम कहाँ से पावे, मतलब कि जो अगर आप खराब क्वालिटी की या खराब प्रोडक्टिविटी वाले जो मशरूम को अगर ग्रो करते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी थोड़ी ना मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जो मशरूम की जो वैरायटी यूज़ कर रहे हैं एज अ सीडलिंग वो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, वो थोड़ा रेजिस्टेंट भी होना चाहिए इन्वायरमेंट के लिए। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ का अगर कल्टीवेशन करते हैं, चाहे गेहूँ, मटर, चना, धान, किसी भी चीज़ का कल्टीवेशन करते हैं, तो आपको जो सीड डालनी है, जो सीडलिंग ग्रो करनी है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जो आपकी सॉइल है वो उसके हिसाब से प्रॉपर होनी चाहिए, आपके यहाँ का वेदर टेम्परेचर उसके हिसाब से होना चाहिए। तो ये सारी कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के आप मशरूम की कल्टीवेशन करा सकते हैं। आपका टेम्परेचर आपको ध्यान देना है, आपका कंपोस्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, और गुड क्वालिटी के आपको स्पॉन यूज़ करने हैं, या फिर जिस स्पॉन का मतलब होता है सीडलिंग, मतलब जो भी चीज़ जो मदर सेल आप यूज़ कर रहे हैं कल्टीवेशन के लिए वो आपकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम। क्या दिया है कि हमको अगर साइंटिफिक वे से अपना जो सीडलिंग है उसको ग्रो करना हो तो हमको क्या क्या मेथड्स यूज़ करें, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको कौन कौन से प्रोसीजर करने होंगे। तो सबसे पहले अगर आपको अच्छी क्वालिटी के स्पॉन मतलब बनाने हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि लैबोरेटरी में गेहूं को लेते हैं, ठीक है, उसको वॉश करते हैं। ऐसा गेहूं लेते हैं जिसमें कोई भी दाना जो है कटा वटा ना हो, इन्फेक्शन ना हो, उसको अच्छे से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद उसको 25 से 30 मिनट तक बॉईल करते हैं,
ठीक है। बॉईल करने के बाद उसको सुखा देते हैं, उसको ट्रे पे ऐसे फैला देते हैं और उसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद क्या करते हैं कि इस जो आपकी जो गेहूं है इसको सुखाते हैं और क्या करते हैं, इसको प्लास्टिक में, जैसे छोटे छोटे प्लास्टिक के बैग आते हैं उसमें करके उसमें भरते रहते हैं, गेहूं को भर भर के स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने के बाद मतलब कि गेहूं को भर भर के एक जगह रख लेते हैं, उसके बाद उस गेहूं को प्लास्टिक के साथ क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज का मतलब कि मान लीजिए कि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह प्रेजेंट है तो ऑटोक्लेव मशीन में डालते हैं और एक टेम्परेचर के साथ उसको स्टरलाइज कर देते हैं। अब निकाल के उनको कुछ टाइम के लिए स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद उसको निकालते हैं और आपको मैंने एक बार पढ़ाया था लेमिनार एयर फ्लो, उसमें यूवी लाइट्स थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यूवी लाइट जो है बैक्टीरिया मतलब कि जो भी माइक्रोब्स होता है उनको किल करती हैं। तो लेमिनार एयर फ्लो के नीचे उनको यूवी लाइट द्वारा फिर से स्टरलाइज किया जाता है और फिर पूरे प्रिकॉशन के साथ जो मदर सेल होती है, जो मदर स्पॉन होती है, उसको जो है कि एक एक पैकेट में डाला जाता है और लेमिनार एयर फ्लो की पूरे इन्वायरमेंट में उसको सील किया जाता है और फिर उसको स्टोर कर लिया जाता है। कुछ टाइम बाद देखने को मिलता है कि जो आपने गेहूं की जो प्लास्टिक की मतलब प्लास्टिक की जो गेहूं के बैग में आपने रखा था अपने मदर सेल को, मदर माइसीलियम को, वो माइसीलियम पूरे गेहूं में आपको वाइट वाइट जो है कि स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो ये टाइम होता है जब आपका स्पॉन जो है वो रेडी है फॉर द सीडलिंग। तो यही पूरा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले क्या दिया है, अनइन्फेक्टेड व्हीट वॉश्ड। जो अनइन्फेक्टेड व्हीट है मतलब ऐसा व्हीट आपको लेना है जिसमें कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट ना हो। वॉश्ड मतलब वॉच नहीं है यहाँ पे, वॉश्ड है, धुला जाता है। एंड बॉइल्ड 20 to 30 मिनट, उसको 20 से 30 मिनट तक बॉईल किया जाता है, गेहूं को पानी में डाल के बॉईल किया जाता है। एंड देन ड्राई इट, उसके बाद उसको फैला के सुखा लिया जाता है। ऐड जिप्सम कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम और कैल्शियम कार्बोनेट को उसमें मिक्स किया जाता है। उसके बाद पैक्ड दिस व्हीट इन प्लास्टिक, उसको छोटे छोटे प्लास्टिक में पैक किया जाता है। एंड स्टरलाइज विथ ऑटोक्लेव, और इसको फिर स्टरलाइज किया जाता है किसकी सहायता से, ऑटोक्लेव मशीन की सहायता से उसको स्टरलाइज किया जाता है। दिस इज स्टोर हाउस, मतलब इसको फिर स्टोर किया जाता है कहाँ पे, स्टोर हाउस में। आफ्टर सम टाइम विद द हेल्प ऑफ लेमिनार एयर फ्लो, लेमिनार एयर फ्लो जो मशीन होती है उसकी हेल्प की उसकी सहायता से पहले यूवी लाइट डाल के इसको स्टरलाइज किया जाता है और उसके बाद फिर लेमिनार एयर फ्लो के अंदर ही मदर जो फंगस होती है, मदर जो फंगस सेल होती है, उसको बैग्स में डाला जाता है। क्या दिया है, ट्रीटेड विथ यूवी लाइट्स एंड ऐड मदर फंगस इन द पॉकेट्स, जो पैकेट्स हमने बनाए थे उसमें हमने मदर फंगस को डाला है। एंड इट इज स्टोर, और उसको स्टोर किया जाता है। व्हेन लुक वाइट नेट इनसाइड द पैकेट, नाउ इट इज रेडी फॉर द सैम्पलिंग। उसके बाद कुछ दिन के बाद आपको पूरे बैग्स में वाइट वाइट जो है नेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये फंगस की माइसीलियम है, मतलब कि उसकी वेजिटेटिव फेज है और अब ये रेडी है फॉर द सैम्पलिंग। अब जो है कि आप इसको सीडलिंग की तरह यूज कर सकते हैं। सीडलिंग की तरह तो बाद में यूज करेंगे, लेकिन यूज कहाँ करेंगे, कंपोस्ट में। तो पहले कंपोस्ट भी बनाना पड़ेगा कि कंपोस्ट कैसे बनते हैं। तो कंपोस्ट बनाने की जो नॉर्मल देसी मेथड है उसमें क्या करते हैं कि गेहूं और जो चावल होते हैं इन सबके जो पुआल होते हैं, जो इसके वेस्ट मतलब फल आपने काट लिए और इसकी जो पूरी बॉडी बचती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। काटने के बाद इसमें कुछ जो है कि काउ डंग और मतलब कि हॉर्स डंग, कुछ हेन के वेस्ट, स्क्रीटा, ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स की जाती है। उसमें वाटर मिक्स किया जाता है अच्छे अमाउंट में। उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें यूरिया, पोटास, जिप्सम को मिक्स किया जाता है और फिर उसको जो है इस तरीके से ढेर बनाया जाता है। जैसे कि दो खेत के बीच में मेड़ होती है ना, जो लोग खेत मतलब गांव के होंगे उनको पता होगा कि खेत के बीच में मेड़ होती है जो कि दोनों को सेपरेट करती है। तो इस तरीके से उठा सा स्ट्रक्चर, तो उसी तरीके से मेड़ की तरह बना देते हैं। तो उसके अंदर फिर उसको क्या है, उसका टेम्परेचर और मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं कि 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड उसके अंदर का टेम्परेचर होना चाहिए और मॉइस्चर भी उसमें मेंटेन हो जाता है। अच्छी क्वालिटी में उसके अंदर मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर कैसे चेक करते हैं कि अगर आप अपने हाथ में उस कंपोस्ट को उठाते हैं और उसको इस तरीके से तेजी से प्रेस करते हैं तो उसमें से अगर 1-2 बूंद वाटर गिरता है तो इसका मतलब कि इसका मॉइस्चर ठीक है। और उसे आप जब खोलते हैं तो वो जैसे हम क्या करते हैं, लड्डू वगैरह बनाते हैं तो इस तरीके से जब करते हैं तो वो सारे चिपक जाते हैं। तो उसी तरीके से थोड़े थोड़े चिपकने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कि आपका जो कंपोस्ट बनाने की प्रोसेस है वो सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब कि मॉइस्चर की कमी है। जब मॉइस्चर इसमें मेंटेन रहता है, कुछ टाइम तक उसको रखा जाता है, फिर उसके बाद उसको क्या कहते हैं 2-4 दिन 5 दिन के बाद उसको पूरा जो है पलटा जाता है। चाहे वो किसी आप इंस्ट्रूमेंट से मतलब जेसीबी वगैरह से पलटवाइए, चाहे मजदूर लगा के पलटवाइए, किसी भी तरीके से आपको उसको पलटना है। उसको पलटने के बाद 4-5 बार 5-6 दिन की गैप दे के 4-5 बार उसको पलटते हैं, जिसके बाद उसमें से अमोनिया की जो गैस, अमोनिया जो है, क्योंकि आप अगर काऊ डंग डालेंगे तो फर्मेंटेशन होगा और फर्मेंटेशन होगा तो अमोनिया की गैस बनेगी। तो अमोनिया गैस की जब स्मेल आना खत्म हो जाती है, ये सारी चीजें जब मतलब कि तब आपको लगता है, तब आपको आपका जो कंपोस्ट है वो डार्क कलर का हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का, तो आपका कंपोस्ट रेडी है फॉर द सैम्पलिंग। तो वही चीज यहाँ पे दिया है, क्या दिया है,
फॉर कंपोस्ट मेकिंग, कंपोस्ट के मेकिंग के लिए क्या किया जाता है, पेन ले लेते हैं। मिक्स्ड व्हीट और राइस स्ट्रॉ, व्हीट और राइट के स्ट्रॉ मतलब उसकी जो भूसा होती है जिसको पुआल कहते हैं, उसको मिक्स किया जाता है हॉर्स स्क्रीटा एंड यूरिया पोटास जिप्सम इसके साथ मिक्स किया जाता है। एंड मेक अ हिप, हिप का मतलब वही कि इधर से इसको जो है कि पूरा इस तरीके से पूरा वो कर देते हैं, मेड़ की तरह बना देते हैं, यहाँ पे पूरा स्टोर कर देते हैं, इसका ऐसा ढेर बना देते हैं। तो हिप बनाते हैं और उसका टेम्परेचर कहाँ तक मेंटेन करते हैं, 70 से 75 डिग्री तक उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि वो जब सड़ते हैं वो एक पे एक पर रहते हैं तो वहाँ का अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। एंड रेगुलेट मॉइस्चर इनसाइड इट, 60 to 70% उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। इनसाइड द कंपोस्ट एड सम जिप्सम एंड आफ्टर 3 to 4 days, 3 से 4 दिन बाद जो है कि स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अमोनिया गैस ड्यू टू फर्मेंटेशन। 3 से 4 दिन बाद उसमें अमोनिया गैस बनने लगती है फर्मेंटेशन के बाद। तो उस जब अमोनिया बनने लगती है तो उसको क्या करते हैं, टर्न एंड स्टैक मतलब उसको पलटते रहते हैं कितने बार, रिपीटेड प्रोसेस 4 to 5 टाइम, 4 से 5 बार ये प्रोसेस करते हैं। इंटरवल ऑफ 4 to 6 डे मतलब 5 से 6 दिन तक के अंतराल पे 3 से 4 बार इसको पलटते हैं। एंड फाइनली विद द मिक्सिंग ऑफ नीम जोन कंपोस्ट इज रेडी फॉर द सैम्पलिंग। इसमें नीम की जो तेल होती है या नीम के जो वो होते हैं, नीम का जो खाद वगैरह आती है उसको थोड़ा सा मिक्स किया जाता है ताकि इसमें अदर फंगस की ग्रोथ ना हो और इसमें और कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह ना हो। कैरेक्टर्स ऑफ गुड कंपोस्ट, अगर आपने जो कंपोस्ट बना लिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो कंपोस्ट बनाया वो अच्छी क्वालिटी का है। तो कैरेक्टर क्या है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट हैव सम कॉमन फीचर्स विद द फॉलोइंग। कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं बेस्ट कंपोस्ट के जो कि नीचे दिए गए हैं। क्या दिया है, डार्क ब्राउन इन कलर एंड पीएच 7.5 to 7.8। ये जो है डार्क ब्राउन कलर के होते हैं और इनका पीएच अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल होता है, थोड़ा एसिडिक की तरफ बढ़ा रहता है। नो स्मेल ऑफ अमोनिया, अब उसमें से अमोनिया की स्मेल आनी खत्म हो जानी चाहिए। मॉइस्चर रिटेन 60 to 70%, 60 से 70% उसके अंदर मॉइस्चर होना चाहिए। सीडलिंग, अब क्या करते हैं कि अब हमने कंपोस्ट बना लिया, कंपोस्ट की क्वालिटी देख ली कि अच्छी है कि खराब है, सैंपल भी बना लिया, अब हमको सैंपलिंग करना है। तो हमारी जो ट्रेस होती है या हमारी जो बोरी होती है उसमें पहले हम अपना कंपोस्ट डाल देते हैं नीचे और उसके ऊपर से जो है कि हम अपने जो सैंपल बनाए थे, जो हमारा सीडलिंग था, उसको इस तरीके से स्प्रेड कर देते हैं, जैसे कि बीज वगैरह डालते हैं इस तरीके से, उसी तरीके से अपने सैंपल में इस तरीके से हम उसको फैला देते हैं। फैलाने के बाद क्या करते हैं, उसमें जिप्सम ऐड मतलब उसको क्या कहते हैं, पेपर से कवर कर देते हैं, किसी भी ऐसे चीज़ से कवर करते हैं जिससे कि मॉइस्चर मेंटेन रहे। तो उसको प्लास्टिक से या पेपर से कवर कर देते हैं और उसके ऊपर से थोड़ा सा जिप्सम वगैरह छिड़क देते हैं ताकि कोई और भी मतलब कि और कोई डिजीज़ ना हो या फिर और कोई इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद जब माइसीलियम बनना स्टार्ट हो जाता है तो उसको केसीन से कवर कर देते हैं। केसीन क्या होता है, ये एक प्रकार का और जैसे कि कह सकते हैं कि एक प्रकार और फाइन क्वालिटी का जो कंपोस्ट होता है उसकी एक कवरिंग कर देते हैं जो कि 3 से 4 फीट होती है। और उसके बाद लास्ट में आपको आपका जो है कि मशरूम के जो आपको फ्रूटिंग बॉडी है वो ऑब्टेन होगी। देखते हैं क्या दिया है, सीडलिंग स्प्रेड कंपोस्ट ऑन द ब्रांच, जो आपके सीडलिंग है उसको स्प्रेड कर देते हैं ब्रांच पे या रैक पे जहाँ पे आपको कल्टीवेशन करना है। एंड द सीडलिंग, पहले आप क्या करते हैं, कंपोस्ट को स्प्रेड करते हैं, फिर आपके सीडलिंग को स्प्रेड करते हैं, उसके बाद कवर कर देते हैं विद द न्यूज़पेपर, रिटेन द मॉइस्चर, ताकि आपका जो उसमें मॉइस्चर है वो रिटेन हो सके। मेंटेन द डार्कनेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इनसाइड द रूम, आपको उसमें बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं लानी है, आपको थोड़ा सा डार्कनेस और थोड़ा सा मॉइस्चरस उस रूम को रखना है। और दूसरी बात की ये कि उसमें CO2 का कंसंट्रेशन मिक्स कर मतलब कि एक प्रॉपर मेंटेन रखना है। अगर आप इसके बारे में डीप नॉलेज लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस स्टेज में आपको कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना रखना है। ग्रोथ के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन थोड़ा हाई होना चाहिए, जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आता है तो थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए। तो इस तरीके से फिर दिया। एंड व्हेन द माइसीलियम ग्रो ऑन द कंपोस्ट, आपको कुछ टाइम बाद दिखेगा कि जो आपने कंपोस्ट के ऊपर माइसीलियम डाले थे वो पूरी तरीके से व्हाइट पूरा जाल की तरह आपके कंपोस्ट के ऊपर बन गया है। तो जब ये हो जाता है तो फिर से इसको कवर कर देते हैं केसिन की सहायता से, मतलब एक पतली सी लेयर इसके ऊपर और डाल देते हैं किसकी, कंपोस्ट की, वो और अच्छी क्वालिटी के, उसकी वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी और अच्छी होती है। बीच बीच में इसमें वाटर वगैरह छिड़कते रहते हैं, मॉइस्चर इसका मेंटेन करके रखते हैं। और लास्ट में आपका स्टेज आता है क्या, हार्वेस्टिंग वाला स्टेज। इस तरीके से आपके जो ये जो आपका ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये आपके कंपोस्ट है और यहाँ पे देखिए ये फ्रूटिंग बॉडी बन चुकी है और ये फ्रूटिंग बॉडी अभी बन रहे हैं और आपको ये हार्वेस्टिंग करके दिखाया जा रहा है। हार्वेस्टिंग भी करने की एक मेथड होता है, ऐसे ही आप कैसे भी करके उखाड़ लेंगे तो नहीं हार्वेस्टिंग होगा। हार्वेस्टिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है कि उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको आपके थंब से और फर्स्ट फिंगर से होल्ड करना पड़ता है और थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है। ट्विस्ट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना पड़ता है तो आपको ईजिली आपका जो है मशरूम आपको निकल के मिल जाता है।
अगर आप ट्विस्ट नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी जो मशरूम है ऊपर का हिस्सा टूट जाता है, नीचे का हिस्सा जो ज़मीन में रह जाता है। और अगर नीचे का हिस्सा ज़मीन में रह जाता है तो उस पर बहुत सारे फंगस या बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं। वो आपके जो आपका जो पूरा मैनेजमेंट है उसमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए इस तरीके से रिमूव करते हैं ताकि पूरा जो है कि पूरा का पूरा हमको फ्रूटिंग बॉडी के साथ साथ नीचे का पार्ट भी मिल जाए। और फिर क्या करते हैं कि उस जो खाली स्पेस बना होता है उसमें जो है स्टेराइल सॉइल, ऐसे सॉइल को डालते हैं जिसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। पहले से हम सॉइल को स्टेराइल करके रखते हैं और वो वहाँ पे फिल कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है, मशरूम आर द हार्वेस्टेड आफ्टर पाइलस इज अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर। पाइलस क्या होता है, अगर मशरूम को देखते हैं तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ये जो इसका गोला सा हेड वाला स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं पाइलस। तो जब पाइलस का डायामीटर 8 to 10 सेंटीमीटर जाता है तब हम इसको क्या करते हैं, तब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्लेट कर देते हैं तो ये फ्रूटिंग बॉडी फट जाती है और वो फिर उसका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस वो मार्केट में आपको अच्छी क्वालिटी के पैसे नहीं देगा। उसके बाद क्या है दिया है कि 8 to 10 डायमीटर में होता है, तो उसके बाद उसको हार्वेस्ट करते हैं। द हार्वेस्टिंग इज डन बाय ट्विस्टिंग। हार्वेस्टिंग कैसे डन किया जाता है, ट्विस्टिंग क्या आता है, द स्टॉक सो द ब्रोकन पीस आर नॉट लेफ्ट इन द ट्रे, ताकि जो ब्रोकन हिस्सा है, जो आपका नीचे वाला हिस्सा है, वो ट्रे में ना रह जाए। बिकॉज इफ ब्रोकन पार्ट लेफ्ट इन द ट्रे, अगर ब्रोकन पार्ट लेफ्ट रह जाता है ट्रे में, देन इट बिकम सोर्स ऑफ द डिजीज, और ये क्या कर सकता है, डिजीज का सोर्स बन सकता है। बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो हो सकते हैं। व्हेन द हार्वेस्टिंग ऑफ मशरूम अकर, जब मशरूम की हार्वेस्टिंग की जाती है, देन द स्पेस बिकम फ्री, तो वहाँ पे मशरूम निकालने के बाद जो स्पेस खाली रह जाता है, शुड बी फिल्ड विद द स्टेराइल सॉइल। उसको फिल्ड किया जाता है किसकी सहायता से, स्टेराइल सॉइल, मतलब कि ऐसे सॉइल से जिसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ना हो या फंगल इन्फेक्शन ना हो। आफ्टर हार्वेस्टिंग लोअर पार्ट ऑफ द स्टॉक, मतलब कि आपका जो जैसे हार्वेस्टिंग किया तो ये जो लोअर पार्ट है वो उसको काट दिया जाता है, लोअर पार्ट को काटा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको वॉश किया जाता है। आपकी जो मशरूम होती है उसको लोअर पार्ट को कट किया जाता है, इसको वॉश किया जाता है विद द पोटेशियम मेटासल्फाइड। पोटेशियम मेटासल्फाइड से क्यों वॉश किया जाता है, क्योंकि अगर आप बहुत टाइम तक मशरूम को बाहर रखते हैं, एक हफ्ते के बाद, तो ये क्या होता है कि ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं, इसकी जो व्हाइटनेस होती है वो खत्म हो जाती है। अगर व्हाइटनेस खत्म हो गई तो मार्केटिंग वैल्यू इसकी डाउन हो जाएगी या फिर इसको कोई नहीं खरीदेगा। तो इसको व्हाइट रखने के लिए पोटेशियम मेटासल्फाइड से इसको वॉश करते हैं। उसके बाद इसको ड्राई करते हैं, कहीं आप सूरज के प्रकाश से भी ड्राई कर सकते हैं या फिर आप आर्टिफिशियली मेथड से भी इसको ड्राई कर सकते हैं। ड्राई करने के बाद इसको पैक किया जाता है पॉलीथीन बैग्स में, आपको पैक करना है। और फिर क्या करना है, उस पॉलीथीन बैग्स में 2 से 3 छोटे छोटे होल्स बनाने हैं। होल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं बनाते तो उसके अंदर सड़न होने लगेगी और आपका जो मशरूम है वो खराब हो जाएगा। इसको होल्स बनाते हैं और फिर इसको रेडी फॉर द मार्केटिंग और मार्केट में भेज देते हैं रेडिंग सेलिंग के लिए। और इस तरीके से पूरी जो कल्टिवेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। कुछ वेराइटी है इंडियन जिसका कल्टिवेशन किया जाता है, एगेरिकस बाइस्पोरस। एगेरिकस यहाँ पे भी आई है, एगेरिकस बाइस्पोरस। जो ये आप बटन, ये जो आप मशरूम देख रहे हैं इसको कहते हैं बटन मशरूम। ये इसका स्ट्रक्चर देखिए बटन की तरह दिख रहा है ना, इसलिए इसको कहते हैं बटन मशरूम। इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन बटन मशरूम का ही होता है। आपने जो मशरूम खाए होंगे वो भी आपने अप्रॉक्सीमेटली यही वाले मशरूम खाए होंगे। एक है प्लूरोटस स्पीसीज, इसको ढिंगरी कहते हैं, ये थोड़ा सा छाती जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। और एक होता है वेरिशेला स्पीसीज, पैडी शॉ मशरूम होता है, इसको कहते हैं पैडी शॉ मशरूम। तो इस तरीके से कुछ 3 मेन फेमस जो इंडिया में कल्टीवेटेड वैरायटी है उसके बारे में हमने देखा। और आज की वीडियो में हमने जो भी चीज़ें देखा उसका आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट स्लाइड्स है, ये सेकेंड स्लाइड है और आपकी ये थर्ड स्लाइड, एक मिनट, ये आपकी थर्ड स्लाइड है, फोर्थ स्लाइड आपकी, उसके बाद 5th स्लाइड, 6th स्लाइड, 7, 8 और ये 9। शायद मैंने 7, 8 बहुत फास्ट कर दिया। 7, 8 ये आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और इस तरीके से हमारी जो कल्टीवेशन वाले टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। कल की वीडियो में हम लोग लाइकेन के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइकेन एक्चुअल में होता क्या है, ये फंगस और एल्गीज का कंपोजिशन होता है। फंगी और एल्गी मिलकर क्या करते हैं, लाइकेन बनाते हैं। तो उसके बारे में कल की वीडियो देखेंगे। उसके बाद आपको देखना है माइकोराइजा क्या होता है, एक्टोमाइकोराइजा और इंडोमाइकोराइजा के बारे में देखेंगे। इस तरीके से आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे जो यूनिट आप लोग हमको डिमांड करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मशरूम कल्टिवेशन समझ में आएगा, मजा आया होगा और बुक के टर्म से ज़्यादा आप अपने दिमाग में प्रोसेस को मतलब कि एनालाइज कीजिए कि अच्छा इसके बाद ये करते हैं, इसके बाद ये करते हैं, इसके बाद ये करते हैं। कल्टीवेशन का तो यही फायदा है कि आपको चीज़ों को एज इट इज़ लर्न नहीं करना। अगर आपके दिमाग में प्रोसेस है तो आप स्टेप स्टेप करके चीज़ें लिख सकते हैं। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पे आपको क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में, और इसकी जो है कल्टीवेशन कैसे कैसे किया जाता है, कैसे कैसे कंपोज बना जाता है, ये सारे प्रोसीजर पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक ऑफ द लाइकेन। तब तक पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए।